हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर कॉन्ग्रुएंस। ये हमारा टॉपिक जो है वो मॉड्यूलर अर्थमेटिक के अंदर आता है, जो कि चैप्टर नंबर 1 ही है भी हमारा। यूनिट नंबर 1, नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 का ये हमारा सिलेबस चल रहा था। 5-6 वीडियोज़ हो चुकी है क्लास 12 की, ये पहला बैच है क्लास 12 का। और इसके अभी क्या है कि बुक वगैरह एनसीईआरटी की आई नहीं है, तो मैं जो बुक से पढ़ा रहा हूँ आर.डी. शर्मा से, इसके अलावा और अच्छी अच्छी बुक भी अवेलेबल हैं जैसे कि एम.एल. अग्रवाल वगैरह। तो आप चाहें तो ये बुक परचेस कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक मुझे तो नहीं लगता अभी इतनी जल्दी आ पाएगी। उसका रीज़न ये भी है कि अभी इस टाइम पे जो गवर्नमेंट के पास और सारे जो इससे बड़े बड़े मैटर हैं उनको सॉल्व करना है, जैसे कोरोना है और इधर उधर बांग्लादेश वगैरह दौरा वौरा भी हो रहे हैं इसमें, है ना, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो उसके और एजुकेशन थोड़ा लास्ट में आता भी है अपने यहाँ, उसकी प्रायोरिटी थोड़ी लास्ट में रखी जाती है। और तो उस वजह से बुक का बहुत मुश्किल लग रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं वो एम.एल. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा की कोई एक बुक खरीद लें, ताकि अपना भविष्य ना बर्बाद करें। क्योंकि 12th के रिजल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हाई स्कूल के तो फिर भी चल जाते हैं। तो इस बार आप थोड़ा सा ये मत सोचिए कि एनसीईआरटी की बुक आएगी उसे पढ़ेंगे। कोई जो भी बुक मिल रही है, पीडीएफ कहीं से मिल जा रही है अगर, तो आप पढ़िए। पीडीएफ के चक्कर मत पढ़िए, क्योंकि यार कोई 1-2 चैप्टर की बात नहीं, ठीक है। तो आर.डी. शर्मा की लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपको एम.एल. अग्रवाल पसंद है, अगर आप पढ़ चुके हैं पहले तो आप ले सकते हैं। बाकी मैं प्रेफर करता हूँ कि आप बुक ले लें, राइटर चाहे कोई भी हो इन दोनों में से। बाकी हैं राइटर और भी अच्छे अच्छे, पर मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं, तो मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता हूँ। तो इसके पहले मैंने कई वीडियोस कराई थी, उनमें बहुत सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। अगर आप वो नहीं देख चुके हैं तो पहले वो देख लें, तभी यहाँ पर आएँ, तभी आपका कुछ बेनिफिट होगा। अदरवाइज़ बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका, और काफ़ी क्या बोलते हैं उसको, कन्फ्यूज़न से आप यहाँ पे रहेंगे। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लीनियर कॉन्ग्रुएंस। अरे यार, ठीक है। देखिए, हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी तो स्टार्ट कर ही दी थी, पढ़ भी लिया था। मॉड्यूलो कॉन्ग्रुएंट वगैरह जैसे लिखते थे ना कि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम, इस फॉर्म की चीज़ें तो हमने बहुत सारी पढ़ी थी, थ्योरम पढ़ी थे, कॉन्सेप्ट पढ़े थे डिफरेंट, उस पर फिर क्वेश्चन लगवाए थे। वो सारी वीडियोस आपको नीचे मिल जाएंगी प्लेलिस्ट के फॉर्म में, वहाँ से आप पहले वॉच कर लिए उसको, फिर देखिए यहाँ पे आके क्या देखना है हम लोग को। इसी को एक नया फॉर्म दिया गया, लीनियर कॉन्ग्रुएंसी। लीनियर वर्ड कहीं पर भी आ जाता है मैथमेटिक्स में, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि लीनियर का मतलब होता है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब पावर 1 टाइप का, कुछ ऐसा वेरिएबल जिसमें पावर 1 हो। जैसे ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये लीनियर फॉर्म है। ax प्लस बी या bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है ना। तो इस तरह से जो भी चीज़ें होती हैं तो उसको लीनियर फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ हमारा जो था उसको लीनियर कॉन्ग्रुएंस के फॉर्म में जब कहना होगा तो इस तरह से लिखेंगे, ax कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m, ठीक है। वेयर a डज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू मॉड्यूलो m। यहाँ पे आप चाहो तो रिमाइंडर 0 लगा सकते हो। कहने का मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए, मैंने क्या सिखाया था आप लोग को कि अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m है, इसका मतलब है a माइनस बी m से डिवाइड हो सकता है। तो इसको हम लिखते कैसे थे, m डिवाइड्स a माइनस बी, ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। ये नहीं कि मैंने ये लिखा है, तरीका है लिखने का। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि a माइनस 0 कैन नॉट डिवाइडेड बाई m। इसका मतलब क्या है, m डज नॉट डिवाइड्स a, ठीक है, ये चीज दी हुई है। वेयर a डज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो m का मतलब है m जो है a को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। कहने का मतलब क्या है वो मैंने बता दिया। इतने डिटेल में बुक में नहीं लिखा, इसलिए मैंने सोचा आपको थोड़ा सा बता दूं। इतनी डिटेल में बुक में कभी लिखता भी नहीं, क्वेश्चन में लिखते हैं, थ्योरम में नहीं लिखेगा। एंड वेयर में 2 बातें थी, एक ये और एक a एंड b आर नॉन integers whereas x is unknown integer। a, b, x all are positive, ठीक है। इतनी सारी बातें यहाँ पे। इसके अलावा क्या था, ये हमारा था, मतलब इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं। यही चीज़ आपको, ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें ज़्यादातर करके आपको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा, ठीक है।
और ये सारी बातें आपको उसमें ध्यान नहीं भी रखेंगे तब भी पता रहेगा, पर कहीं कहीं पे थ्योरम जब यूज हो रही होगी, है ना, तब आपको ये सारी बातों का यूज करना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं और ए डिवाइड नहीं कर, एम डिवाइड नहीं कर सकता ए को सिर्फ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड दो थ्योरम है, पहले वो आपको करनी पड़ेंगी। अगर आप वो नहीं समझ पा रहे हैं तो मतलब आप अगर वो नहीं करते हैं तो आगे क्वेश्चन करना बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि सारा क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं थ्योरम। बस बहुत छोटी छोटी सी थ्योरम, क्या कहना उसको, बस खाली क्या मुहूर्त लें। जैसे कि हमारा कुछ कुछ चीजें होती है ना कि कॉन्सेप्ट है, उसको याद रखना जरूरी है। तो बहुत बड़ी तो थ्योरम नहीं, प्रूफ करने वाली नहीं, पर मैं लिख के दे रहा हूं स्टेटमेंट, वो ध्यान रखिएगा आप। दो थ्योरम है। थ्योरम नंबर 1 में क्या है देखिए, इफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस ए, इफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस, तो वो मैं लीनियर कॉन्ग्रुएंस नहीं लिख रहा हूं, पता है आपको, हैज a unique solution such that if a, m, a, m का मतलब समझते हैं आप, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ डिवाइजर ऑफ a एंड m या HCF, है ना। अगर कहीं पे सिर्फ ऐसा ब्रैकेट लगा हुआ है इस पूरे चैप्टर में तो आप समझ लीजिए वो GCD की बात चल रही है। इज इक्वल टू 1, दैट इज GCD ऑफ AM इज इक्वल टू 1 और A and M are relatively प्राइम या को प्राइम, ठीक। यहां पे इफ नहीं है, एक तरफ से इफ लगेगा ना। कह रहा है कि अगर ये चीज लीनियर कॉन्ग्रुएंस है और उसका एक सॉल्यूशन आ रहा है, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन सच दैट ए एम इक्वल टू 1, तो आप समझ लीजिए कि ए और एम जो हैं वो प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम, या फिर कह दीजिए को प्राइम पेयर है। ये बात कही गई है, ठीक है। तो ये आपको सिंपली ऐसे याद रखनी है कि भाई अगर, कहने का मतलब क्या है, सिंपल याद रखना आपको कि अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन आ रहा है इस चीज का, x की एक वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब a और m वहां पे दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे, ठीक है। या फिर कह दीजिए अगर a और m रिलेटिवली प्राइम होंगे तो उसका एक सॉल्यूशन होगा। दोनों मतलब इफ डबल वाला लगाना है यहाँ पे, समझ लीजिए एफ डबल एफ वाला लगा, ठीक है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि अगर हमको कि लीनियर कॉन्ग्रुएंस है और उसका एक सोल्यूशन निकालना है, तो एक सोल्यूशन निकालने के लिए पहले हमको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर पता होना चाहिए, एक है या कुछ और है। अगर एक होगा तो यूनिक सोल्यूशन होगा, 2-3 होंगे तो भी आगे देखते हैं कि उसके लिए क्या चीजें होती हैं। अब दोस्तों थ्योरम नंबर 2 देख लेते हैं। फर्स्ट थ्योरम अभी अगर आपको नहीं समझ में आया अच्छी तरीके से तो क्वेश्चन जब करेंगे तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगी, तो उसको थोड़ी देर बेयर करिए, हो जाएगा। अभी थ्योरम नंबर 2 पे आते हैं। देखिए क्या है, बोला गया कि AX कॉन्ग्रुएंट टू B mod M be a linear congruence such that, अच्छा बोला गया है AX कॉन्ग्रुएंट टू B mod M if AX congruent to B mod M has GCD of AM नॉट इक्वल टू 1, मतलब कि 1 से ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। कम क्या होगा, D मान लिया गया। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो आएगा दोनों का वो मान लिया गया D, है ना। तो क्या होगा, एंड एक बात और बोली गई, एंड D डिवाइड्स B। D कौन सा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और B कौन सा, यहां वाला।
दोनों बातें हो जाएंगी। देन ax congruent to b mod m has exactly d इनकॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट नहीं, ठीक है। पिछले वाले में जब था एक जीसीडी 1 के बराबर आ रहा था तो वहां पर एक कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन था, यहां पे क्या बोला गया, डी आएंगे, डी मतलब जितना जीसीडी होगा उतने ही सॉल्यूशन होंगे और वो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे, है ना। इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन if x naught is the लीस्ट सॉल्यूशन, लास्ट नहीं है, लीस्ट सॉल्यूशन, देन क्या बोला गया है, द सॉल्यूशंस ऑफ ax congruent to b mod m आर, एक होगा x नॉट, दूसरा होगा x नॉट प्लस m बाई डी। डी आप निकाले होगे, m गिवन होता है तो यहां से आपको मिलता चला जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आ जाएगा x नॉट प्लस 2m बाई डी। इसी तरह से डॉट डॉट करिए x नॉट प्लस d माइनस 1 तक, d माइनस 1 m बाई डी, और लास्ट में मॉडुलो m भी लगाना होता है, ठीक है। ये लिखने का तरीका है सिर्फ एक, मॉडुलो m अगर प्रैक्टिकली अगर सोचोगे तो मॉडुलो m ना भी लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं, पर थ्योरम में लगाना पड़ेगा, क्योंकि मॉडुलो m का मतलब क्या होता है वो आगे बताऊंगा मैं। मॉडुलो m का मतलब होता है डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा चीज डिविजिबल है m से हर जगह पर, ठीक है। इसलिए अंडरस्टूड भी है पर लिखना पड़ता है थ्योरम वगैरह में, ठीक है। जब मैथमेटिकल चीजें होंगी तो शायद कहीं कहीं लिखना ना पड़े। मुझे पता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा पर मैं बता देता हूँ दोबारा, और मुझे थ्योरम देख के इसलिए लिखनी पड़ रही है क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने तो कभी पढ़ी नहीं, तो अभी मैं खुद ही पढ़ के आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ गलत हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा केयर करके चल रहा हूँ। देखिए मान लीजिए ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम है, जो कि लीनियर कॉन्ग्रुएंस से एक्स यहाँ पे है, उस बात का सबूत है। अगर इसका जीसीडी यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ए एम का, ए कौन है ये, एम कौन है, जिससे डिवाइड करोगे, डी आ गया, डी मतलब समझ रहे हो, 1 के अलावा कुछ भी और आ जाए, और जो बी है यहाँ पे वो डिविजिबल है, जो बी है यहाँ पे वो डिविजिबल है डी से, ये दोनों चीजें चेक करनी पहले पड़ेंगी। देन अगर मान लो सबसे बढ़िया बात क्या, अगर यहाँ पे जो बी है वो डी से डिवाइड ही ना हो रहा हो तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, तब तो उसी जगह पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर डिवाइड हो रहा होगा देन ax congruent to b mod m has exactly d, मतलब जितना यहाँ पे फैक्टर आया था उतना ही इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे। इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन का मतलब दूसरी चीज होती है, कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन का मतलब, इनकॉन्ग्रुएंट मतलब जो कॉन्ग्रुएंट ना हो, है ना। कॉन्ग्रुएंट का मतलब जो या इस वाले फॉर्म में आप जिसको लिख सकते हो उसका डी सॉल्यूशन होंगे, कैसे होता है बताऊंगा आगे। और बोला गया अगर x नॉट सबसे लीस्ट सॉल्यूशन हुआ, मान लीजिए 2 सबसे लीस्ट सॉल्यूशन है तो उसके और सॉल्यूशन क्या होंगे, 2 प्लस एम बाई डी, 2 प्लस 2 एम बाई डी, तो इस तरीके से और सारे सॉल्यूशंस भी होंगे, यानी कई सारे सॉल्यूशन मिलेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। पर कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन एक ही मिलेगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, पहले इसकी एल्गोरिथम यानी वर्किंग प्रोसीजर जो होता है वो देख लेते हैं कि क्वेश्चन जब मिलेगा तो कहां से स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे तब, है ना। अब इसका वर्किंग प्रोसीजर देख लेते हैं कि क्वेश्चन में कैसे करेंगे। वर्किंग प्रोसीजर या किताब में लिखा है आपका एल्गोरिथम। सबसे पहले करेंगे आप जीसीडी फाइंड, है ना, फाइंड जीसीडी ऑफ ए कॉमा एम, इतना कर लिया। उसके बाद इफ जीसीडी ऑफ am is equal to 1 then ax congruent to b जो कि आपका गिवन होगा has exact
वन सोल्यूशन। ठीक है, तो यहां पे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। वन सोल्यूशन मतलब यूनिक सिलेक्शन, और वो कहां पे मिलेगा आपको, बिलोंगिंग टू दी सेट, रेसिड्यू सेट भी बोलते हैं इसको, रेसिड्यू सेट। और ये रेसिड्यू सेट कहां से कहां तक होता है, 0 से स्टार्ट करिए m की वैल्यू तक जाते हैं आपको, मतलब कि m की वैल्यू अगर 10 है तो 9 तक जाना है। यहां तक समझ में आ गया। दूसरा स्टेप देखिए क्या है, इफ GCD of AM is not equal to 1, let GCD of AM इक्वल टू D। ठीक है, पहले काम तो ये 1 के बराबर नहीं तो D है। चेक, सबसे पहले चेक करो, चेक D डिवाइड्स B और नॉट। इफ इट इज, अगर वो कर रहा है, देन इफ इट इज नॉट का पहले बता देता हूं, इफ इट इज नॉट देन AX congruent to B mod M has no solution। ठीक है, दो बातें हो गई। तीसरी इफ, और इसमें एक बात मैं बताना भूल गया आपको, M-1 तक इनमें से एक ही वैल्यू होगी ना, तो हर वैल्यू को पुट कर करके देखेंगे जिसके लिए ये वैल्यू सेटिस्फाइड हो जाए, ये चीज सेटिस्फाइड हो जाए, उसके लिए आंसर सही होगा, है ना। तो चेक बाय ट्रायल मेथड, ये कैसे होता है अभी बता दूंगा आगे। ये मतलब ये कोई थ्योरी तो ऐसे लिखने वाली चीज तो है नहीं, इसी से हमको करना है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ही करके दिखाऊंगा तो ये सारी बातें अपने मन से क्लियर हो जाएंगी, है ना। हैज नो सोल्यूशन इफ GCD ऑफ AM इज नॉट इक्वल टू 1, लेट GCD ऑफ AM इक्वल टू D एंड D डिवाइड्स B, मतलब इस बार डिवाइड कर रहा है। यहां लिख देता हूं मैं, चलो पूरी बात लिख दी थी, अगर डिवाइड नहीं कर रहा लिखा था ना पीछे, इफ एंड D डिवाइड्स B देन ऑब्टेन A by D congruent to B by D mod M by D, है ना। ये पहले ऑब्टेन करना है, कैसे ऑब्टेन होगा बताऊंगा मैं। फ्रॉम AX congruent to B mod M and find solution of it। अभी नहीं समझ में आ रहा, आगे समझ में आएगा, ठीक है, चिंता मत करिए। solution of it, अब सॉल्यूशन निकालने के बाद इफ X नॉट इज दी लीस्ट सोल्यूशन, अभी पीछे जो बताया था थ्योरम में वही चीज है, सोल्यूशन देन देयर आर फॉलोइंग इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। अभी मैं ऊपर लिख के दिखाता हूँ, ठीक है।
और ये सॉल्यूशंस कौन से होंगे, जो भी मैंने करके दिखाया था, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। मैं अच्छा लिख के दिखा देता हूँ ताकि आप पूरी चीज़ें एक बार में लिख लो। पहला पॉइंट आप मैंने मिटा दिया है, और यहाँ पे तो जो सोल्यूशन होंगे वो भी बताया था, एक्स नॉट होगा, उसके अलावा एक्स नॉट प्लस एम बाई डी होगा, उसके अलावा एक्स नॉट प्लस 2m बाई डी होगा, डैश 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 करते चले जाइए, एक्स नॉट प्लस m माइनस 1 m बाई डी, m माइनस 1 या d माइनस 1, d माइनस 1 है ना, d माइनस 1 m बाई डी मॉड m, ये लिखने का तरीका है। ठीक है, ये इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन इतने सारे आपके होंगे। तो थ्योरम बता दिया, एल्गोरिथम बता दिया, अब एक दो क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपकी जो टेंशन है कि ये करा कैसे आता है वो खत्म हो जाए। ठीक है, बस सॉल्व 7x कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 5, ये क्वेश्चन है आपका। सबसे पहला काम हमारा क्या होता था, जीसीडी निकालना है। ठीक है, ठीक है, जीसीडी निकालते हैं। मैं पूरी बातें यहाँ बताऊंगा कैसे निकालना है, ए और एम। तो यहाँ मैं ए और एम वाली फॉर्म में लिख देता हूँ, ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम। ए होता है स्टार्टिंग में और एम होता है ये, तो ए और एम 7 और 5 का जीसीडी निकालना है। जीसीडी मतलब ऐसी चीज जो जीसीडी 7 इंटू 1 5 इंटू 1, इसको फैक्टर्स में तोड़ना है। फिर जो कॉमन होता है वो जीसीडी होता है, तो कॉमन कितना है, 1 है मैक्सिमम 1। और अभी हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था तो क्या पता चला था कि अगर 1 होगा तो इसका मतलब ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है या को प्राइम है, तो दैट मीन्स 7x कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड m has a unique solution। यूनिक सोल्यूशन मीन्स ओनली वन सोल्यूशन। ठीक है, अंडर द सेट 0 1 2 3 4, कितना बताया था मैंने, m माइनस 1 तक। m कितना है, 5 माइनस 1 4 हो गया, इसके अंदर होगा। अब हमको चेक करना है ट्रायल मेथड से, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, आपने सुना होगा बहुत बार। हिट एंड ट्रायल मेथड जो होता है, इससे यहाँ पे x की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर करके चेक करेंगे किससे बनना है बात, है ना। तो देखते हैं, अगर हम लोग x की जगह पर, ये वैल्यूज किसकी हैं, x की। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करें तो क्या हो जाएगा, देखो, इफ x इज इक्वल टू 0, यानी कि ये 0 हो जाएगा। तो एक बात देखिए, ये 0 a माइनस बी डिवाइड बाई 5, क्या ये पॉसिबल है, 3 डिवाइड होगा m से, नहीं। तो x इज इक्वल टू 0 पे ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और हमको रिमाइंडर कितना लाना है, 3। ये ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं, इस तरह से चेक करने का कोई फायदा नहीं है, रिमाइंडर चेक करो डायरेक्ट। अगर x इज इक्वल टू 0 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 0 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 5। अब यहाँ 3 तो होगा नहीं, कितना होगा, 7 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब 5 0 से डिवाइड करें तो कॉन्ग्रुएंट क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ 0 लिख दो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग लिख दिया 0। अब अगर 1 पुट करा जाए, ठीक है, इफ x इक्वल टू 1 2, ऐसे पुट करते चले जाओ 4 तक, 1 पुट करा तो 5 1 जा 5, कितना बचा, 2। रिमाइंडर यहां लिख दो 2 मॉडुलो 5, और सेटिस्फाई कब होगा, जब रिमाइंडर 3 बचे। तो जब 7 इंटू 2 करा तो 7 टू 14, 5 से किया 5 टू 10, तब भी 4 रिमाइंडर बचा, अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। फिर करा 7 3 जा 21 और 5 4 जा 20, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1। अभी भी बात नहीं बनी है। ठीक है,
अब चौथा वाला करके देखते, लास्ट है, इसी से बनेगा तो बनेगा, और बनेगा ही बनेगा क्योंकि यूनिक सोल्यूशन था तो बनेगा जरूर। 7 4 जा 28 और डिवाइड करना किससे, 5 से, तो 5 से करो, 5 5 जा 25, बचा कितना 3। तो यहां हमको क्या पता चल गया कि 3 रिमाइंडर बचेगा कब, जब x इक्वल टू 4 होगा। इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू x कॉन्ग्रुएंट टू 4, x इक्वल टू 4। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर लिखा जाए तो कह दोगे x इक्वल टू 4 पे आंसर आ गया, पर लिखने का तरीका क्या होता है, x कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ, जो क्वेश्चन था 7x कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड m। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा जो भी चीजें जो क्लियर नहीं हो पाई होंगी शायद वो फिर पता चल जाएगा आप लोगों को। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 55x कॉन्ग्रुएंट टू 66 एंड मॉड्यूलो 77। तो सबसे पहला काम हमको जीसीडी निकालना है, फटाफट से निकाल लेते हैं। जीसीडी ऑफ 55 एंड 77 इज 11, क्योंकि 11 दोनों में कॉमन है, मैक्सिमम जो कॉमन मिल सकता है आपको। तो 11 कॉमन मिलने से क्या हमको क्या पता चला कि इज नॉट इक्वल टू 1, या फिर ये लिख दो d इक्वल टू 11 विच इज नॉट इक्वल टू 1। हमको d की वैल्यू मिल गई पर वो 1 नहीं है, तो यूनिक सोल्यूशन तो मिलेगा नहीं डायरेक्टली। तो यहां क्या पता चलेगा, हेयर d इज इक्वल टू, d नहीं हटाओ ये, हेयर 11 इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन। बताया था ना अगर कि 1 नहीं होंगे तो जितने भी सोल्यूशन मिलेंगे वो इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन मिलेंगे। इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन बिलोंग्स टू m-1, 77 है तो उससे एक कम, 0 1 2 डॉट 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 76, इतने तक कहीं ना कहीं होंगे और सारे के सारे इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन होंगे। तो ये करने के बाद हमने क्या थ्योरम में पढ़ा था, अगर ये इक्वल टू 1 नहीं मिलता है आपको तो चेक करिए क्या d जो है वो b को डिवाइड कर पा रहा है। तो हेयर d इज नॉट इक्वल टू 1 इक्वल टू 11 है आपका, एंड ऑल्सो d जो कि है 11 डिवाइड्स b जो कि है 66, 11 डिवाइड्स 66। ये दोनों बात पता चलने के बाद क्या बात होती थी कि अब आप वो वाला फॉर्म ढूंढिए डिवाइडेड बाय d वाला। तो डिवाइडेड बाय d वाला याद करिए, जो ये बताया था डिवाइडेड बाय d कॉन्ग्रुएंट टू b डिवाइडेड बाय d मॉड m डिवाइडेड बाय d, इस फॉर्म वाला याद है। तो वही चीज अब यहाँ लिखना है हमको, तो इसको भी मिटा दूंगा मैं, यहाँ लिख के लेता हूँ अपना वाला। 55 से 11 को करोगे तो 5 बचेगा, 5x कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉड 7। ठीक, अब ये आपको मिल गया इस फॉर्म में। ठीक है, और यहां पर आपको क्या करना है, सीधे सीधे बोल देना है कि अब हाँ, अब दोबारा से स्टार्ट करिए जीसीडी। देखिए इसका जीसीडी ऑफ a एंड m 5,7 मिल गया 1। इससे क्या पता चला कि एक यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन बिलोंगिंग 0 1 2 3 7 तक है, तो 4 5 एंड 6 यहां तक जाना है, एक कम तक। ठीक है, अब इनमें से चेक करना है जिसपे हमारा ये सेटिस्फाई हो जाए वही हमारा x की वैल्यू हो जाएगी। तो 0 पे तो देखिए 7 0 कभी रिमाइंडर 6 नहीं आ पाएगा, 1 होगा अगर यहाँ पे तो 7 तब भी नहीं आ पाएगा। अगर यहाँ पर हो जाए हमारा 2 तो 5 2 10, 7 से करेंगे तब भी 3 आएगा। अगर यहाँ पे कर देते हैं 3 तो 15 और 7 तब भी नहीं आ पाएगा, 7 2 14 बचेगा एक। 4 टाइम कर देते हैं, हाँ 4 करके देखते हैं, इफ 4 पे हो जाएगा इसलिए मैं लिख के दिखा रहा हूँ। इफ x इक्वल टू 4 यानी 5 4 जा 20 कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉडुलो 7। कैसे, 7 2 जा 14 बचा कितना 6, तो 6 रिमाइंडर यहाँ पे फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स x
कॉन्ग्रुएंट टू 6, सॉरी कितने पे कर रहा है, 4 पे, 4 मॉडुलो कितने से डिवाइड कर रहा है, 7 से, मॉडुलो 7 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये आप लिख दीजिएगा डायरेक्टली, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं। अगर जीसीडी 1 आ जाता है तो एक बार में हो जाएगा, जीसीडी अगर 1 नहीं आया है और बी को डिवाइड भी कर रहा है डी जो वैल्यू आई है, तब एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा। अगर डिवाइड ही नहीं कर रहा है तो नो सॉल्यूशन कह देंगे आप। 3 कंडीशन थी, बाकी और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। जो अभी एक क्वेश्चन बताया उसमें देखिए x इज इक्वल टू 4 मॉड 7 आया था, पर यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा, इसके पास कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन नहीं होंगे, इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे। और कितने होंगे, 11 इन कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस। तो अभी बात क्या हुई थी, तो कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे लीस्ट वाला जो होता है वो होता है x नॉट, फिर उसके बाद आता है x नॉट प्लस m बाई डी कॉमा x नॉट प्लस 2m बाई डी डैट डैट डैश x नॉट प्लस डी माइनस m, सॉरी 1m बाई डी मॉडुलो m, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। x नॉट प्लस डी माइनस m मॉडुलो m, इस तरह से लिखेंगे। तो यहां पे हम लोगों ने x की वैल्यू क्या निकाली, सबसे लीस्ट 4, तो हमारा पहला सॉल्यूशन होगा 4, फिर आएगा 4 प्लस m बाई डी कितना होगा, m कितना था हमारा क्वेश्चन में लास्ट में कितना लिखा हुआ था 77, और d कितना था हमारा 11, कितना था भैया, m हमारा था 77, क्वेश्चन ही था ना हमारा 55x कॉन्ग्रुएंट टू 66 मॉड 77, तो m यहाँ पे मिल गया 77 और d हमारा आया था 11, तो m की वैल्यू आ गई 7, ठीक। तो हमारा अगला हो जाएगा 7 प्लस 4, फिर इसके बाद हो जाएगा, अब डायरेक्ट लिख देता हूँ, 7 प्लस 4 कितना हो गया 11, फिर प्लस 4 m बाई डी, फिर 2m बाई डी ना, तो 7 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 11, फिर 7 जोड़ दो 18, फिर 7 जोड़ दो 25, इसी तरह से डॉट 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 करते जाएंगे आप d माइनस 1 तक। d कितना है 11, तो 10 m कितना है, ये सारा 7 मॉड m कितना था 77, तो 70 मॉड 77 तक, यहां तक आपका जाएगा। अच्छा 4 प्लस तो 7, यहाँ पे 4 प्लस भी होगा ना, a x नॉट प्लस ये 0 से स्टॉप था, तो 74 हो जाएगा ना, ध्यान रखिएगा। तो इतना हो जाएगा आपके, तो इतने सोल्यूशन आपके हो जाएंगे जो कि इनकॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर आप इसको पूरा लिख के करेंगे तो वही आया है 11 फिर 18 ऐसे करके आएंगे, तो 11 लिखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन देखिए छोटा सा, फाइंड 9x कॉन्ग्रुएंट टू 42 मॉड 78। सबसे पहले काम क्या है, जीसीडी 9 और 78 का, ठीक है। 9 था 91 था, सॉरी 91x, यहाँ पे है 91, तो दोनों ये आपका मिल गया 91 और 78 का, जीसीडी कितना हो जाएगा 13, है ना, कॉमन क्या है 13 है, तो 13 इज नॉट इक्वल टू 1 सबको पता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 आ गया डी की वैल्यू, डी इज इक्वल टू 13। अब चेक करो क्या डी बी को डिवाइड कर रहा है, डी कितना है 13, बी कितना है 42, 13 26 रहते हैं 39, डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब
91x कॉन्ग्रुएंट टू 42 मॉड 78 हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब कुछ होमवर्क लिख देता हूं मैं, वो आप खुद करिएगा। क्वेश्चन है हमारा 7x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 8। दूसरा है आपका 12x कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड 9। तीसरा है आपका 12x कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉड 15। और फोर्थ है 16x कॉन्ग्रुएंट टू 8 मॉड 17। इसके आप आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। ये 4 क्वेश्चन आपको करने। अगले, ये वीडियो छोटी रखी क्योंकि इसमें टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगला वाला जो हमारा होगा उसमें टॉपिक भी थोड़ा सा इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ये तो आसान हो गया धीरे धीरे थ्योरम के बाद, वो उसमें कॉम्प्लिकेशन परमानेंट रहेगी, आपको सजग रहना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आपको ये इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, उससे थोड़ा सा मतलब इजी मैं कर दूंगा, एकदम आसानी से हो जाएंगे। आपको एक एक चीज पता होगी क्या करना है, उसमें फिर दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स से थोड़ा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। बाकी आप वीडियोस देखिए, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं दोनों जगह पे आपको जवाब दे दूंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।